कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक काफी खतरनाक ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है और वो उसे अपने एक ही हाथ से धूल में मिला देता है, जिसके बाद वो ये कहता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सीन चेंज होता है जिसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं और ये भी ड्रैगन से फाइट कर रहा है, पर ये ड्रैगन इसके ऊपर काफी ज्यादा हावी पड़ रहा होता है और उसे काफी दूर फेंक कर मारता है। अब जैसे ये ड्रैगन इस बंदे को मारने वाला होता है तभी अचानक से यहाँ पर एक लड़की की एंट्री हो जाती है जो कि आते ही इस ड्रैगन को एक ही झटके में खत्म कर देती है। वैसे ये देखने में काफी क्यूट है, जिसका नाम है लियो और इस बंदी का नाम है रैग्ना और ये दोनों ही ड्रैगन हंटर्स हैं। जिसके बाद हमें ये बताया जाता है कि आखिरकार इन ड्रैगन्स को मारा कैसे जा सकता है। इन्हें मारने के बस दो ही तरीके हैं, या तो इस सिल्वर वेपन से या फिर सनलाइट से। जैसे ये दोनों इस ड्रैगन को खत्म कर देते हैं तो लियो रैग्ना से कहती है तो चलो फिर घर चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से टाउन में आ जाते हैं और सारे लोग इन दोनों को ही नोटिस कर रहे होते हैं और फिर हमें ये बताया जाता है कि लियो सबसे खतरनाक ड्रैगन हंटर है, यानी कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है और भाई ये बंदा यानी कि रैग्ना सबसे लोअर रैंक का ड्रैगन हंटर है। जिसके बाद ये दोनों गिल्ड में आ जाते हैं और अपना प्राइज मनी लेकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि लियो को चिढ़ा रहा होता है। अरे ओए चम्मक छल्लो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ कुछ खाओगी पियोगी। इस बंदे की इसलिए फट रही होती है क्योंकि लियो ने अपना जो पार्टनर चुना है वो काफी कमजोर है और लियो इसे नंबर 2 कहकर चिढ़ाती है, जिससे ये बंदा काफी चिढ़ जाता है। तुम मुझे ये क्या बोल रही हो? क्योंकि लियो के बाद ये एक लौता बंदा है जिसने सबसे ज्यादा ड्रैगन्स को जान से मारा है, यानी कि ये भी कुछ कम नहीं है। जिसके बाद ये बंदा रैग्ना के पास आ जाता है और उसे भला बुरा कहना शुरू कर देता है। अबे ओए तू यहाँ से निकल जा वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि लियो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और ये बंदा नीचे गिर जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे कुछ कहने की? जिसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं और लियो घोड़े बेचकर आराम से सो जाती है। लेकिन तभी हम रैग्ना को देखते हैं जो कि अब भी प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। रैग्ना ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो लियो के लिए स्ट्रॉन्ग बन पाए। पर तभी अचानक से यहाँ पर एक शैडो अपीयर होती है जो कि रैग्ना से ये कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो पर तुम्हारी वजह से वो मारी जाएगी। ये सुनते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसकी आंखों के सामने आग दिखाई देती है और वो अपने सामने लियो को मरता हुआ देखता है। पर तभी उसे होश आता है और वो ये देखता है कि ये एक काफी बुरा सपना था, पर इससे वो काफी डर जाता है। जिसके बाद से ही ये सपना उसे रोज रोज आना शुरू हो जाता है और वो लियो को खोने के डर से और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। रैग्ना ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो वक्त आने पर लियो को बचा पाए। गिल्ड आने के बाद ये सारे इस चीज को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर उनके लिए कोई भी क्वेस्ट नहीं है, यानी कि कोई भी ड्रैगन नहीं है जिसे वो जान से मार पाए। और कुछ टाइम से भी उनके गिल्ड के आसपास कोई भी ड्रैगन देखा नहीं गया। ये बंदा अपने साथियों के साथ मीटिंग कर रहा होता है क्योंकि इनके पास कोई भी क्वेस्ट नहीं है और वो ये कहता है कि आजकल ड्रैगन्स डोना पेरू पर अटैक कर रहे हैं, पर आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ क्योंकि आज से पहले कभी भी उस एरिया पर ड्रैगन्स ने अटैक नहीं किया। तो वहाँ पर अटैक करने का ड्रैगन्स का क्या रीजन हो सकता है? ये सारे इसी बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं। लियो और रैग्ना भी यहाँ पर खड़े हुए ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। लियो उससे कुछ कहने का ट्राई करती है लेकिन भाई रैग्ना एकदम सुन खड़ा होता है और वो बार बार उसी सपने को याद कर रहा होता है। लियो उसे परेशान करना शुरू कर देती है और वो ये कहती है मुझे लगता है तुम दिन में सपने देख रहे हो या फिर वो नंबर 2 तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे बताओ मैं उसे ठिकाने लगा दूंगी। पर वो उसके डार्क सर्कल्स और हाथ को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही ट्रेन कर रहे हो, क्या बात है? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। और वो ये कहता है कि मैं काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा यूजलेस पार्टनर बनना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी काफी स्ट्रॉन्ग बनूं और तुम्हें बचाऊं जब भी तुम दिक्कत में हो। लियो से कहती है तो चलो फिर जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर हमें रैग्ना के एक फ्लैशबैक के बारे में बताया जाता है कि उसकी मॉम डैड को एक ड्रैगन ने जान से मार दिया था और उसके बाद जिन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया वो सारे भी ड्रैगन के हाथों मारे गए और सभी को ऐसा लगने लगा कि रैग्ना ड्रैगन्स के साथ मिला हुआ है और सारे इसे शापित बच्चा कहकर चिढ़ाने लगे। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि ड्रैगन्स उसके आसपास रहने वाले सारे लोगों को जान से मार दिया करते थे सिवाय रैग्ना के। और तभी लियो उसके पास आती है और वो ये कहती है कि तुम मेरे पार्टनर बनोगे। और तभी से ये दोनों एक साथ हैं। रैग्ना भी इतनी प्रैक्टिस इसलिए कर रहा है ताकि वो लियो को बचा पाए। पर अगले दिन हम ये सुनते हैं कि डोरा बैरू को ड्रैगन्स ने खत्म कर दिया है और अब वो इनकी सिटी पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिसको सुनने के बाद ये सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। रैग्ना लियो
लियो से कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएं, पर लियो लड़ने के लिए आगे चली जाती है और वो ये कहती है कि तुम घबराओ मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हमें ड्रैगन्स का एक लीडर दिखाया जाता है जो सच में काफी खतरनाक होता है और ये बंदा अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में भी चेंज कर सकता है और ये आते ही सभी को मारना शुरू कर देता है और काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है। जैसे ही रैग्ना उसे देखता है तो उसे दोबारा से वही सपना याद आता है और वो इस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक होता है जो कि रैग्ना को पानी में फेंक कर मारता है। तभी लियो की यहाँ पर एंट्री हो जाती है और वो साइक से कहती है कि वो रैग्ना को बचाए और अब वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस तरफ रैग्ना पानी में काफी नीचे जा रहा होता है और तभी अचानक से उसके सामने वही बंदा आता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि रैग्ना है जो कि फ्यूचर से यहाँ पर आया है और वो ये कहता है फ्यूचर में तुम काफी स्ट्रॉन्ग बन तो जाती हो पर तुम वहाँ भी अकेले हो क्योंकि ड्रैगन्स ने उन सभी को जान से मार दिया जो तुम्हारे आसपास थे और ये सभी के लिए पास्ट वाले रैग्ना को ही जिम्मेदार ठहरा रहा होता है क्योंकि वो पास्ट में काफी कमजोर है और किसी को भी बचा नहीं पाता। अगर तुम आज इतनी कमजोर हो तो मेरा फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग होने का फायदा क्या है। ये सुनते ही रैग्ना काफी गुस्से में आ जाता है और जाकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे पास जितनी भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स मुझे दे दो क्योंकि मैं इन सबको बचाना चाहता हूँ। अगले ही पल फ्यूचर वाले रैग्ना की सारी पावर्स इस रैग्ना में आनी शुरू हो जाती हैं, पर वो ये कहता है कि इसके काफी सारे नुकसान भी हैं। लेकिन ये वाला रैग्ना ये कह रहा होता है कि मुझे लियो को किसी भी हाल में बचाना है और मैं किसी भी नुकसान को झेलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर लियो अब भी इस बंदे से फाइट कर रही होती है और वो काफी थक चुकी है। वो ये पूछती है कि तुम ड्रैगन गॉड हो और वो ये कहता है कि तुमने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे ड्रैगन गॉड से कंपेयर किया। शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मैं उनकी ब्लड लाइन का सबसे लोअर ड्रैगन सोल्जर हूँ। और ये बोलते ही वो लियो पर अटैक्स करना शुरू कर देता है और काफी गुस्से में आ जाता है। ये सारा कुछ देखकर रैग्ना यहाँ पर आ जाता है, पर अब वो पहले के मुकाबले काफी अलग लग रहा होता है, यानी कि उसकी बॉडी में एक अलग ही तरह की एनर्जी फ्लो कर रही होती है। सारे लोग उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और अब रैग्ना उसके पास आता है और इस ड्रैगन सोल्जर को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वो लियो को बचा लेता है। लेकिन वो फूट फूट कर रो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से सारा समय फ्रीज हो जाता है और फिर हम फ्यूचर रैग्ना को देखते हैं जिसके सामने एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो ये कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम उसे अपनी सारी पावर्स दे दोगे तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। फिर हमें ये बताया जाता है कि इस बार ड्रैगन्स ने 7 सिटीज पर अटैक किया था जिसमें से वो 6 को खत्म कर चुके हैं, पर एक सिटी अब भी बाकी है जिसे रैग्ना ने बचा लिया है और ये वही दिन है जिससे द रीपर ऑफ ड्रैगन का जन्म होता है। यहाँ पर ये सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है पर आधी सिटी अब भी बाकी है। जिसके बाद हम रैग्ना को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो अपने सामने लियो को देखकर काफी शॉक्ड होता है और काफी खुश भी। साइक भी यहाँ पर आ जाता है और वो इससे पूछता है तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स कहाँ से आई? पर रैग्ना उसकी बातों को सुनकर आराम से सो जाता है। लेकिन तभी अचानक वो दोनों ये देखते हैं कि बाहर पूरा का पूरा जंगल अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और वो ये कहती है कि रैग्ना तुम मुझसे दोबारा जरूर मिलना। अब फिर हमें एक मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो सच में काफी मोटा है और उसके साथ में एक लड़की भी होती है। तभी यहाँ पर कुछ सर्वेंट्स आते हैं जो कि उसके लिए खाना लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और जैसे वो इसे खाता है वो ये कहता है कि सच में ये खाना तो काफी अच्छा है लेकिन ये तुमसे अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। जिसके बाद वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है और अपने सारे सर्वेंट्स को एक ही झटके में खा जाता है। इस तरफ साइक और लियो इन बेलों से फाइट कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि कुछ बेलें रैग्ना को भी जकड़ लेती हैं। लियो उसको बचाने के लिए आगे जाती है पर ये बेल उसके ऊपर भी अटैक कर देती हैं। पर तभी अचानक से रैग्ना की आंख खुल जाती है और वो इन सारी बेलों को काफी आराम से खत्म कर देता है। जिसके बाद उसे एक ड्रैगन सेंस होता है और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और ये सारे लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। लियो भी उसका पीछा कर रही होती है पर रैग्ना उसकी बातें नहीं सुनता और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सो गया था और लियो मुसीबत में थी। रैग्ना भागते हुए उस ड्रैगन के पास पहुंचता है और उसे लात मारकर यहाँ से उड़ा देता है। जिसके बाद वो ये प्रॉमिस करता है कि मैं सारे ड्रैगन्स को जान से मार दूंगा और लियो को कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन वो ये सोचता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर फ्यूचर वाला रैग्ना भी ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और उसे आवाज देती है। रैग्ना उसे देखकर ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो ये कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? रैग्ना उससे कहता है कि तुमने मुझे पहले कैसे ढूंढ लिया क्रिम्सन,
चलो एक काम करते हैं, साथ में सारे ड्रैगन्स को जान से मारते हैं। ये उससे कहती है शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। रैग्ना उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, तुम वही हो जिसने ड्रैगन्स की बिरादरी को धोखा दिया है और अब मैं सारे ड्रैगन्स को खत्म करना चाहता हूँ, तो तुम मेरा साथ दो। रैग्ना उससे कहता है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ही मेरे फ्यूचर रैग्ना से ये कहा था कि वो मुझे अपनी सारी ताकत दे दे। अब वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए ये कहता है कि चलो साथ में मिलकर वो करते हैं जो कि हम काफी अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन तभी ये लड़की रैग्ना के एक जोरदार थप्पड़ मारती है और लियो भी यहाँ पर आ जाती है और हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि दोबारा से खड़ा हो चुका है। लेकिन तभी रैग्ना उसके ऊपर एक स्लैश करता है और उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब रैग्ना लियो से कहता है कि वो टाउन के सारे लोगों को लेकर यहाँ से बाहर चली जाए, यानी कि बॉर्डर के पास में। लियो उससे पूछती है और तुम? मुझे यहाँ पर कुछ काम है तो मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। पर लियो ऐसा करने से साफ मना कर देती है और वो ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये बोलते ही वो काफी इमोशनल हो जाती है और ये काफी लंबे टाइम बाद हुआ है जब रैग्ना ने लियो को इतना इमोशनल देखा है। और वो उससे कहता है याद है तुमने मुझसे कहा था कि वो लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो कमजोर थे और अब तुम भी कमजोर हो तो शायद तुम भी मारी जा सकती हो। और रैग्ना उसे बचाने के लिए उससे दूर चला जाता है और लियो बेहोश हो जाती है। पर जैसे उसे होश आता है वो ये देखती है कि वो साई की पीठ पर है। रैग्ना उसे दूर से खड़े हुए जाते हुए देख रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ तक कि लियो भी उसे याद करते हुए रो रही होती है। अब ये लड़की उसके पास आकर पूछती है कि तुम लियो के बगैर रह पाओगे? और वो ये कहता है कि मेरे साथ वही लोग रह सकते हैं जो कि मर ना सकते हो या फिर जिन्हें मरने से कोई भी फर्क ना पड़ता हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वही हो क्रिम्सन। क्या तुम्हें दिखता नहीं है मैं एक लड़की हूँ? पर हाँ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपनी पावर से अपने जेंडर को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन पटाख से वो नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे काफी तेज बुखार है। फिर हमें फ्यूचर रैग्ना को दिखाया जाता है जो कि क्रिम्सन के साथ में एक ड्रैगन को मारने की डील करता है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर रैग्ना को होश आ चुका है और वो क्रिम्सन को सारी बातें अच्छे से बता देता है। क्रिम्सन भी ये सोचकर काफी हैरान हो रहा होता है कि इस दुनिया में ये इकलौता इंसान है जिसे मेरी असलियत के बारे में पता है। पर सच में ये इंसान काफी स्ट्रॉन्ग है और मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ ड्रैगन्स को मारने के लिए। और तभी वो कुछ ड्रैगन्स को एक तरफ जाते हुए देखते हैं। क्रिम्सन ये कहता है कि ये ड्रैगन्स उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर लियो गई हुई है। जिसके बाद रैग्ना उसे उठाता है और इन ड्रैगन्स को मारने के लिए आगे निकल जाता है। अब रैग्ना उस ड्रैगन के एकदम सामने खड़ा हुआ होता है और वो अपनी सिल्वर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है जिससे वो इस ड्रैगन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। क्रिम्सन भी अपने एक सर्वेंट को रिलीज करता है जो कि है एक स्लाइम और वो भी आगे जाकर सारे के सारे ड्रैगन्स को मारना शुरू कर देता है। और ये स्लाइम काफी पावरफुल है जो कि इन ड्रैगन्स को एक ही झटके में खत्म कर रहा होता है। जैसे ही ये सारा माजरा खत्म हो जाता है तो क्रिम्सन अपनी रियल फॉर्म में आ जाती है और ये पहली बार होता है जब रैग्ना क्रिम्सन को उसकी रियल फॉर्म में देखता है और वो उसके साथ ये डील करती है कि ये दोनों आगे चलकर सारे के सारे ड्रैगन्स को एक साथ जान से मार देंगे। पर आखिर में वो ये कहती है कि जब हम सारे ड्रैगन्स को जान से मार देंगे तो तुम आखिर में मुझे भी जान से मार देना। अच्छा ठीक है, मैं ये करने के लिए एकदम तैयार हूँ। इस तरफ एक और ड्रैगन अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए दो लड़कियों को परेशान कर रहा होता है और वो ये कहती है कि प्लीज हमें कोई तो बचा लो। और वो ये कहता है अरे हाँ यार कोई तो यहाँ पर आ जाओ ताकि मेरा भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए, मैं भी काफी बोर हो रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और ड्रैगन हंटर्स कुछ ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं पर ये उन्हें हराने में नाकाम हो जाते हैं। तभी रैग्ना और क्रिम्सन यहाँ पर आ जाते हैं जो कि आते ही इन सारे ड्रैगन्स को एक ही झटके में निपटा देते हैं। रैग्ना क्रिम्सन से ये कहता है जैसे मैं इन सारे ड्रैगन्स को जान से मार दूंगा उसके बाद तुम्हारा नंबर है। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही वो स्लाइम अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और रैग्ना से ये कहता है कि तुम मेरे मालिक को ऐसे मार नहीं सकते, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रैग्ना उससे कहता है तुमसे मिलकर दोबारा से अच्छा लगा स्लाइम। और वो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो ये कहता है तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो क्योंकि हम दोनों पहली बार ही मिले हैं और हाँ तुम मुझे मिस्टर स्लाइम कहकर पुकारो। अच्छा ठीक है मिस्टर स्लाइम। जिसके बाद क्रिम्सन रैग्ना से ये पूछता है कि हम फ्यूचर में ड्रैगन से हार गए थे या फिर जीत गए थे। रैग्ना उससे कहता है कि हम दोनों ही फ्यूचर में हार गए। अब क्रिम्सन उससे पूछता है मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि हम उस ड्रैगन से हारे कैसे। लेकिन रैग्ना उससे कहता है कि मुझे इतना सारा कुछ याद नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें तुम्हारे चेहरे से पहचाना था। क्रिम्सन उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई बात याद करने के लिए तुम्हारे दिमाग पर कोई पॉइंट हिट करना चाहिए, क्यों है ना?
लेकिन मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी पावर्स याद हैं? अरे हाँ, मेरी पावर्स मेरी बॉडी में है, ना कि मेरे दिमाग में। वो मुझे काफी अच्छे से याद हैं। अब ये दोनों ही उन सारे के सारे ड्रैगन हंटर्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पर क्रिम्सन उन सभी को ये बताता है कि देखो, रीपर ऑफ द ड्रैगन ने सारे के सारे ड्रैगन्स को जान से मार दिया है और मैं हूँ इनका साथी, मेरा नाम है क्रिम्सन। जिसके बाद वो ये सोचता है कि मैजिक काफी कमाल की चीज है, क्यों ना मैं इन सभी को मैनिपुलेट करके ड्रैगन्स को मारने के लिए इन सभी का इस्तेमाल करूँ। जिसके बाद वो अपने स्लाइम को भी इन सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है और तभी एक ड्रैगन हंटर उन सभी के सामने आ जाता है, जिसका नाम है माइकल। और वो ये कहता है कि हमारे टाउन पर एक काफी खतरनाक हाई रैंक के ड्रैगन ने अटैक कर दिया है, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। रैग्ना उन सभी की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे वो उस टाउन की तरफ जाता है तो वो पटाख से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने अपनी पावर्स का लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और उसकी बॉडी को आराम चाहिए। लेकिन भाई क्रिम्सन उन सभी की हेल्प करने के लिए साफ मना कर देता है। माइकल उससे कहता है, अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी वो बार बार उन्हें मना कर रहा होता है। मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ कि तुम सारे गिल्टी फील कर रहे हो, क्योंकि तुम उन सभी की हेल्प नहीं कर पाए जो कि उस टोर्नेडो में फंसे हुए हैं। क्यों, है ना? तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सारा कुछ सच है, पर हम कर भी क्या सकते थे? हम जैसा ड्रैगन हंटर उस हाई लेवल के ड्रैगन को मार नहीं सकता, वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सारी बातें सुनने के बाद क्रिम्सन उन सभी को सिल्वर लाइन स्वॉर्ड दिखाता है और वो ये कहता है कि ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जिससे तुम किसी भी ड्रैगन को काफी आसानी से जान से मार सकते हो। क्या तुम इसे लेना चाहते हो ताकि तुम ड्रैगन्स को मारने में हमारी हेल्प कर पाओ? माइकल भी इस स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद क्रिम्सन उन सभी को एक कमरे में लेकर आता है, जहाँ पर काफी सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं और ये सारे ही वेपन्स रैग्ना की सिल्वर लाइन से बने हुए होते हैं, यानी कि ये सारे वेपन्स काफी खतरनाक हैं और काफी इफेक्टिव भी। जिसके बाद हम दोबारा से रैग्ना को देखते हैं, जिसकी बॉडी अब भी काफी थकी हुई होती है और वो अब भी जमीन पर लेटा हुआ होता है। क्रिम्सन भी उसके पास है और वो क्रिम्सन से ये कहता है कि तुम मुझे इन सभी के सामने रीपर बुलाया मत करो, वरना ये सारे डर जाएंगे और जो भी मेरे पास रहता है वो सारे लोग वैसे ही मारे जाते हैं। पर तुमने ही ये कहा था कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हो जो कि मरने से डरते नहीं हो और उनकी मौत से तुम्हें कोई भी फर्क ना पड़ता हो, और शायद इसीलिए तुमने लियो को भी खुद से दूर कर दिया। जिसके बाद क्रिम्सन रैग्ना से ये कहता है कि मैं लियो को सेफ रख सकता हूँ। मैं उसे एक दवाई दूंगा और अपने सीक्रेट रूम में बंद करके रखूंगा, जिससे वो एकदम सेफ रहेगी। पर रैग्ना को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसका कॉलर पकड़ने का ट्राई करता है। जिसके बाद क्रिम्सन ये कहता है कि तुम खुद को काफी शापित कहते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शापित क्या होता है। जिसके बाद वो एक गन को लोड करके अपने चेहरे को पूरी तरह से उड़ा देता है। ये देखकर रैग्ना भी काफी शॉक्ड हो जाता है। पर क्रिम्सन दोबारा से यहाँ पर आ जाता है। वो ये कहता है, क्या तुमने देखा शापित चीजें ऐसे काम करती हैं? मैं अब भी जिंदा हूँ। अब ये छोटा सा मिस्टर स्लाइम भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि रैग्ना को उस ड्रैगन के बारे में सारा कुछ बताना शुरू करता है कि वो ड्रैगन कौन सा है और उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। यहाँ पर क्रिम्सन इन सारे के सारे ड्रैगन हंटर्स को मोटिवेट कर रहा होता है, जिससे वो सारे चार्ज अप हो जाते हैं ताकि वो उस ड्रैगन को काफी आसानी से जान से मार पाए। रैग्ना भी इन सभी के पास में है, जो कि इन सभी की सारी बातें सुन रहा है। जिसके बाद ये सारे उस ड्रैगन को मारने के लिए निकल जाते हैं। अब क्रिम्सन एक माइक लेता है और उस ड्रैगन को उकसाना शुरू करता है, अबे ओए चिरकुट ड्रैगन, अगर तेरे अंदर दम है तो हम सभी को मार कर दिखा, जल्दी आजा मैदान में। ये सारी बातें सुनते ही इस ड्रैगन का दिमाग फिर जाता है और वो ये सोचता है कि ये सारे के सारे बेवकूफ इंसान मुझे मारने के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं? शायद ये मेरे बारे में नहीं जानते। मैं एक हाइब्रिड ड्रैगन हूँ जो कि इन सभी को काफी आसानी से जान से मार सकता है और यहाँ तक कि मैं इन सभी को एक ही चुटकी में धूल में मिला सकता हूँ। लगता है इन सभी को मौत का खौफ नहीं है। जिसके बाद माइकल इस ड्रैगन को देखकर ये सोचता है कि हमने इसे मारने के लिए 2 दिनों तक कड़ी मेहनत की, पर अब भी ये ड्रैगन जिंदा है। पता नहीं ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये अपने सारे के सारे साथियों को ये ऑर्डर देता है कि वो इस ड्रैगन पर दोबारा से अटैक करें। पर वो ड्रैगन इन सभी को देखकर ये कहता है कि तुम सारे मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो, मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा मैं। क्रिम्सन भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर पहुँच चुका है और वो यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहा होता है। ड्रैगन भी ये सारा कुछ नोटिस कर लेता है और वो ये देखता है कि ये सारे उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से सूरज निकलने वाला है। लेकिन वो इस बात को काफी अच्छे से जानता है कि ये एक 3rd ग्रेड का ड्रैगन है, जो कि बस धूप से मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास
पास इसकी हीलिंग एबिलिटीज हैं और साथ में एक प्रोटेक्शन शील्ड भी। लेकिन जैसे ये ड्रैगन सनलाइट में आता है तो उसकी पावर्स कम होनी शुरू हो जाती हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर माइकल उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है, जिससे इस टोर्नेडो की स्पीड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। ये ड्रैगन ये समझ जाता है कि लगता है इन इंसानों ने मुझे मारने के लिए काफी अच्छी तैयारी की है, पर इस ड्रैगन को अब भी ऐसा लग रहा होता है कि ये सारे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और तभी हम क्रिम्सन को देखते हैं जो ये कहता है तुम्हें काफी गलत फहमी है। जिसके बाद एक बुलेट टोर्नेडो को चीरती हुई सामने से जाती है और फिर हमें ये ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है। रैग्ना भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और साथ में ये स्लाइम भी ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी कुछ सोल्जर्स इस ड्रैगन की छाती में भाले को घुसा देते हैं, जिससे वो दोबारा से अपने टोर्नेडो को एक्टिवेट नहीं कर पाता। नीचे खड़े हुए सोल्जर्स उससे कहते हैं जल्दी करो और अब मारे जाओ। सनलाइट की वजह से ये ड्रैगन पूरी तरह से झुलसना शुरू हो जाता है और स्लाइम भी ह्यूमंस को देखकर उनसे ये कहता है अरे हाँ मेरे शेरों, इसे जान से मार दो। और अब ये सारे उसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर देते हैं और उसे पूरी तरह से छल्ली कर देते हैं, जिससे ड्रैगन नीचे गिर जाता है। लेकिन अब इस ड्रैगन की हालत काफी खराब हो चुकी है। क्रिम्सन ये बताता है कि ये ड्रैगन कोई आम ड्रैगन नहीं था। अगर ये अपनी ड्रैगन फॉर्म में चेंज हो जाता तो ये एक साथ 8 टोर्नेडो को फॉर्म कर सकता था, जिससे हम सभी की जान जा सकती थी। लेकिन जाते हुए वो ये कहता है पर इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। और वो जाते हुए रैग्ना को भी थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि उसने काफी हेल्प की है। ड्रैगन हंटर्स भी काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने फाइनली उस ड्रैगन को जान से मार दिया। जिसके बाद क्रिम्सन इन सारे ही ड्रैगन हंटर्स के पास आकर उनकी मेमोरीज को इरेज कर देता है और वो खुद भी वैनिश हो जाता है। फिर हम माइकल को देखते हैं जो कि रैग्ना को थैंक्स कर रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी काफी हेल्प की। और अब ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद क्रिम्सन एक रेडियो को बाहर निकालता है जिसमें ये अनाउंसमेंट हो रही होती है कि बॉर्डर के पास काफी सारे ड्रैगन्स ने एक साथ अटैक कर दिया है और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं वो सारे के सारे रॉयल कैपिटल के पास आ जाएं क्योंकि वो जगह एकदम सेफ है। क्रिम्सन इसके बारे में रैग्ना से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, और रैग्ना ये बताता है कि इन सारी बातों से साफ पता लग रहा है कि ये एक चाल है कि उन्होंने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और वो सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन फाइनली वो ये कहता है तो चलो क्रिम्सन रॉयल कैपिटल चलते हैं और जाकर उन्हें देखते हैं। कहानी 5 दिन पहले आती है जहाँ पर हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है और यहाँ का किंग इस बात को सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि डोना पेरू खत्म हो चुका है और वो ये पूछता है कि डोना पेरू पर अटैक किसने किया और हमारे ऊपर भी अटैक कौन कर रहा है। तभी उसका एक सोल्जर उसे ये बताता है कि जहाँपना ये सारा कुछ उन ड्रैगन्स ने किया है। ये सुनते ही वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम सारी की सारी फोर्सेस को इकट्ठा करो। और ये बात सुनकर उसे 20 साल पहले का एक इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर ऐसे ही ड्रैगन्स ने एक किंगडम पर अटैक कर दिया था। लेकिन अब ये किंग इस बात से परेशान है कि अब ये ड्रैगन्स दोबारा से अटैक क्यों कर रहे हैं और वो किस बात से गुस्सा है। फिर हमें इस किंगडम को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से एक बैरियर से प्रोटेक्टेड है जहाँ पर कोई हाई रैंक ड्रैगन तक भी अटैक नहीं कर सकता और ये इसी बात से काफी बेफिक्र होता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक और ड्रैगन आ जाता है जो कि एक एंजल विंग ड्रैगन है और इसका नाम है अल्टीमेटिया। ये किंग भी उसे देखकर काफी चौंक जाता है। तभी अल्टीमेटिया उसे बताती है कि तुम्हारे यहाँ पर खड़े हुए साथी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अपने मैजिक से टाइम को रुका दिया है। जिसके बाद वो ये कहती है कि मैं डोना पेरू पर अटैक करना नहीं चाहती थी और अब वो एक लाश दिखाती है जिसको देखकर इस किंग की भी काफी ज्यादा फट जाती है। और अब वो ये कहती है कि मैं यहाँ के लोगों को भी जान से मारना चाहती हूँ लेकिन उन सभी को कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही किंग की और भी ज्यादा फटनी शुरू हो जाती है। वो ये कहता है पर तुमने तो अभी ये कहा था कि तुम डोना पेरू पर अटैक करना नहीं चाहती थी। अरे हाँ तुमने सही कहा, मैं उसे खत्म करना नहीं चाहती थी पर ये ड्रैगन गॉड का ऑर्डर है कि हमें उसे खत्म करना है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसे रोक दो। और ये बोलते ही किंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी अचानक से अल्टीमेटिया के कुछ चेले यहाँ पर आ जाते हैं जो कि उसे बचा लेते हैं। अल्टीमेटिया उनसे कहती है कि तुमने इसे जान से क्यों मारा। और तभी बॉर्गियस ये कहता है अरे नहीं, मैंने इसे जान से नहीं मारा। जिसके बाद अल्टीमेटिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो टाइम को दोबारा से रिवर्स कर देती है और ये राजा दोबारा से जिंदा हो जाता है और अपने आप को देखकर काफी शॉक्ड होता है। मैं तो थोड़ी देर पहले मारा जा चुका था तो मैं जिंदा कैसे हुआ। अल्टीमेटिया उसे बताती है कि मैंने अपने मैजिक से टाइम को रिवर्स कर दिया है जहाँ पर तुम्हारी बॉडी जिंदा थी। अगली पल हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटिया उसके सामने एक डील रखती है और वो ये कहती है कि इस काम के लिए मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ के सारे लोगों को जान से मार दूँ और वो भी बिना तड़पे। तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। और राजा भी उसकी बातों में आ जाता है और उससे हाथ मिला लेता है।
फिर हमें दोबारा से उसी किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम है लीस, और यहाँ पर एक के बाद एक रेफ्यूजीज आने शुरू हो जाते हैं। ये सोल्जर किंग को ये बता रहा होता है कि हमारे किंगडम में काफी सारे रेफ्यूजीज आ चुके हैं जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन्हें संभालना हमारे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। किंग उससे कहते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सभी को आने दो। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे अल्टीमेटिया ने पनिशमेंट दी होती है, यानी कि लेडी मोनार्क ने, और वो ये कहती है कि सारा कुछ एकदम सही चल रहा है, यानी कि हम अगले 10 दिनों में सभी लोगों को चांद से मार देंगे। लेकिन वो ये बात जानकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसके 2 साथी मारे जा चुके हैं और वो इससे कहती है कि तुम जाकर इसके बारे में पता करो कि उन दोनों को किसने मारा। मैं इस काम को करने के लिए रेडी हूँ, पर इसके लिए मुझे मेरा हार्ट चाहिए। और जैसे इसे इसका हार्ट मिलता है ये अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये भी एक काफी खतरनाक ड्रैगन है जो कि रैंक 2 पर है। ये अल्टीमेटिया से फ्लर्ट करने का ट्राई करता है और वो ये कहता है अगर मैंने ये पता लगा लिया तो क्या मुझे एक किस मिलेगी। अबे चल बे झोपड़ी के। अल्टीमेटिया उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रही होती है कि तुम बार बार ऐसा क्यों करते हो, और वो ये कहता है बस मुझे तुम्हें परेशान करने में काफी अच्छा लगता है। और वैसे इस बंदे का नाम है वोल्टे कामुई। लेकिन वो जाने से पहले ये कहता है अगर मैं वहाँ पर थोड़ा सा लेट भी पहुँचा तो क्या होगा, तुम मुझे जानती हो। और ये बोलते ही वो लाइट की स्पीड से यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारी कहानी फ्यूचर में आती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि लेडी मोनार्क और उसके साथियों ने रैग्ना को काफी बुरी तरीके से मारा है और उसकी हालत काफी खराब होती है, यहाँ तक कि वो मरने की कगार पर होता है और इन सभी से मौत की भीख मांग रहा होता है। ये सारे भी इसे मारने का डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन तभी वोल्टे कामुई सामने आता है और वो ये कहता है कि तुम सारे इतने दयालु कब से हो गए कि ये तुमसे मौत की भीख मांग रहा है और तुम इसे मारना चाहते हो। लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, तुम्हें अपनी ये घटिया जिंदगी रेगेट के साथ बितानी होगी। लेकिन तभी अचानक अल्टीमेटिया इस बंदे की गर्दन को धड़ से उड़ा देती है और वो ये कहती है कि मैंने तुम सभी के ओपिनियन सुन लिए हैं और अब मेरी बारी है। और वो रैग्ना को ये ऑफर करती है कि वो भी उनकी तरह ही एक ड्रैगन बन जाए। यहाँ पर रैग्ना को ये पता लगता है कि ड्रैगन के ब्लड से भी किसी इंसान को ड्रैगन में बदला जा सकता है। लेकिन तभी अल्टीमेटिया एक ब्लड स्लॉट को तैयार करती है और इसे रैग्ना के दिल में घुसा देती है। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो ये सारा कुछ एक सपना देख रहा होता है, यानी कि रैग्ना अब भी जिंदा है। क्रिम्सन उससे ये पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो ये सोचता है कि क्रिम्सन मोनार्क से तो 100 गुना अच्छा है और इस बार मुझे मोनार्क को जान से मारना है। कहानी चेंज होती है और ये सारे लीस किंगडम पहुंच जाते हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटिया किसी चीज से बात कर रही होती है और वो ये कहती है अगर ये वाला लीस किंगडम हमारे गॉड के माइंड में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे खत्म कर दूं। वो अपने मरे हुए ड्रैगन्स के बारे में सोचती हुई काफी इमोशनल हो जाती है और वो ये कहती है कि इन सभी को मारने का मतलब ये है कि मैं तुम सभी की आत्माओं को श्रद्धांजलि दूंगी। ये तीनों भी इस सिटी में आ चुके हैं जहाँ पर स्लाइम काफी खुश होता है, पर रैग्ना की हालत थोड़ी सी खराब होती है क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के बीच में रहने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। क्रिम्सन उन दोनों से ये कहता है कि उन सभी को ओल्ड सिटी में जाना है और अब से हम अपना प्लान शुरू करने वाले हैं, तो तुम दोनों मुझे वेरोनिका बुलाओगे, यानी कि अब ये एक लड़की का रोल प्ले करने वाला है। ये बोलते ही वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल जाती है और अब वो 2 घंटों के बाद वापस आने वाली है। जाते हुए वो ये देखती है कि यहाँ पर काफी सारे रेफ्यूजीज इकट्ठे हो चुके हैं जो कि 2 मिलियन से भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन वो इस बात को भी काफी अच्छे से जानती है कि यहाँ पर लोग काफी सारे हैं। अगर वो लोग इनमें से कुछ लोगों को गायब भी कर देते हैं तो किसी को भी पता नहीं लगेगा। फिर हम बॉर्गियस और नेबुलियम दोनों को ही देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। बॉर्गियस उससे ये पूछता है कि लेडी मोनार्क कहाँ पर है और वो ये कहता है कि वो सिटी में ही कहीं टहलने गई हैं। ये सुनते ही बॉर्गियस काफी गुस्सा हो जाता है, हमने तुम्हें उनके साथ इसलिए नहीं रखा कि तुम उनकी हर बात में हामी भरो। इस तरफ एक सोल्जर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होता है और ये काफी खुश है, पर तभी अचानक से क्रिम्सन यहाँ पर आ जाती है और वो इसे काफी बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है। वो इससे कहती है क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि तुम ये कर सको, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि तुम मोनार्क की आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो, ना कि ये सब करो। फिर वो किमेरा को यहाँ पर समन करती है और उससे ये कहती है कि चलो अब तुम एक काम करो, मोनार्क को रैग्ना से भिड़ाओ, यानी कि उन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट होनी चाहिए। इस तरफ ये सोल्जर सभी लोगों को इस बात की तसल्ली दे रहे होते हैं कि वो उन सभी को ड्रैगन से बचा सकते हैं और वो उसके लिए उन सभी के सामने काफी सारे ड्रैगन्स को भी भून रहे होते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और साथ में खुश भी हो रहे होते हैं। रैग्ना और स्लाइम भी यहीं पर हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं इन सारे ड्रैगन्स को एक ही झटके में चट कर जाता।
लेकिन जैसे ये दोनों इस भीड़ से बाहर आ रहे होते हैं तभी रैग्ना ये नोटिस करता है कि ये लड़की मोनार्क है और तभी उसे क्रिम्सन की वो बात याद आती है कि जब भी मोनार्क उसके सामने आए तो उसे मोनार्क से अकेले फाइट नहीं करनी है। लेकिन तभी मोनार्क रैग्ना के पास आ जाती है और वो ये कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझे बीमार लग रहे हो। और वो ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद हम क्रिम्सन को देखते हैं जो किमेरा से बातें कर रही होती है और वो उससे कहती है कि वो मोनार्क और रैग्ना के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट करवाए। लेकिन तभी ये बंदा जो कि जमीन में लेटा हुआ होता है जिसका नाम है गोलम, वो ये कहता है कि आपने ही तो पहले कहा था कि पहले हमें मोनार्क की आर्मी पर नजर रखनी है और बाद में हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। पर क्रिम्सन ये कहती है कि अब उसके पास रैग्ना है जिसकी हेल्प से वो मोनार्क के ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन तभी गोलम उससे कहता है कि ये अल्टीमेटिया के ऊपर अटैक करने का बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है और जब मैं उसके ऊपर नजर रख रहा था तो मुझे ये पता लगा कि वो टाइम को काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकती है। अरे बच्चों, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, रैग्ना उसे अकेला ही संभाल लेगा। गोलम ये कहता है, पर क्या किसी के पास ऐसी पावर्स है जो कि ऐसे इंसान को रोक पाए जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता है। कहानी चेंज होती है और हम देखते हैं रैग्ना को जो कि अब भी मोनार्क के सामने खड़ा हुआ होता है। पर वो ये सोचता है, क्या मुझे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए या फिर क्रिम्सन के ऑर्डर का वेट करना चाहिए। इस तरफ किमेरा और गोलम के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। किमेरा ये कहती है कि मैं इस मिशन को अकेले ही कर सकती हूँ और मुझे इस लल्लू की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे हाँ, ये कहना काफी आसान है पर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। जरा मुझे ये बताओ कि 12+9 कितने होते हैं? 12+9। और वो इसी में कंफ्यूज हो जाती है। ये देखकर गोलम उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। लेकिन तभी क्रिम्सन इन दोनों को रोक लेती है। अब ये बंदा क्रिम्सन को वो वीडियो दिखाता है जहाँ पर मोनार्क ने टाइम कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल किया था और जैसी क्रिम्सन इस वीडियो को देखती है तो वो ये समझ जाती है कि उसे मोनार्क को किस तरह से खत्म करना है। जिसके बाद वोल्टे कामुई उन सारे के सारे ड्रैगन हंटर्स के पास आ जाता है और वो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। कामुई उनसे कहता है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें वो सिल्वर लाइन सॉर्ड कहाँ से मिली, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। इस तरफ रैग्ना अब भी अल्टीमेटिया के सामने खड़ा हुआ होता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो इससे फाइट नहीं करेगा। स्लाइम ही कहता है, तुम्हारे अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या मैं तुम्हें चाट सकता हूँ? पर तभी अचानक से यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और वो ये कहता है कि चलो मेरी माँ को ढूंढते हैं, वो मुझे कहीं मिल नहीं रही है। स्लाइम उससे ये पूछता है कि तुम कौन हो और क्या तुम खो गए हो? मोनार्क उसे बताती है कि हाँ, ये बच्चा खो गया है और हम दोनों इसके पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। और तभी रैग्ना स्लाइम को लेकर यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन जाते हुए मोनार्क उससे ये पूछती है कि हम पहले कभी मिले हैं। लेकिन रैग्ना उसे साफ मना कर देता है। नेबुलियम भी अल्टीमेटिया को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। पर जैसे वो यहाँ पर आता है तो उसकी भी रैग्ना की तरह ही तबीयत खराब हो जाती है। इस तरफ ये सारे अब भी मोनार्क की टाइम कंट्रोल वाली वीडियो को देख रहे होते हैं और इस वीडियो को देखकर क्रिम्सन ये पता लगा लेती है कि उन्हें मोनार्क को कैसे मारना है और उसे ये भी पता लग जाता है कि मोनार्क एक ही टाइम पर टाइम को फ्रीज या रिवर्स नहीं कर सकती। और वो ये कहती है कि हमें बस उसे बार बार मारना है ताकि वो एक टाइम पर आकर खुद ही मर जाए। और जब वो बार बार टाइम को रिवर्स करके अपने आप को जिंदा करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपने आप को जिंदा नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। और ये इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि रैग्ना उसे काफी आसानी से जान से मार सकता है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत है नेबुलियम और बॉर्गियस। अगर इन दोनों ने मोनार्क की हेल्प की तो ये सारे मोनार्क को मारने में असफल हो जाएंगे और वो कभी भी मारी नहीं जाएगी। रैग्ना और स्लाइम इस जगह से बाहर आ जाते हैं और रैग्ना ये सोचता है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया? पर मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? लेकिन तभी स्लाइम उसके ऊपर कूद जाता है क्योंकि रैग्ना उसकी बातें नहीं सुन रहा था। और रैग्ना उससे कहता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम क्रिम्सन से बातें कर पाएं? और ये सुनते ही स्लाइम एक डिवाइस को बाहर निकालता है और वो ये कहता है कि हम इससे लेडी क्रिम्सन से बातें कर सकते हैं। ओह अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम क्रिम्सन से ये बोल देना कि मुझे टारगेट मिल चुका है। और ये बोलते ही रैग्ना यहाँ से चला जाता है। स्लाइम भी क्रिम्सन को ये इन्फॉर्म कर देता है कि रैग्ना मोनार्क से फाइट करने के लिए अकेला ही उसके पास जा रहा है। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि इन दोनों ने उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढ लिया है। मोनार्क उससे ये पूछती है, क्या तुम्हारी लिस्ट में ये तीनों भी शामिल हैं जिन्हें तुम आज मारना चाहते हो? अरे हाँ, ये तीनों भी उसी लिस्ट में हैं। रैग्ना भी पीछे खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद वो अचानक से नेबुलियम के पीछे आ जाता है। अल्टीमेटिया उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये कहती है कि तुम तो वही हो जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे। रैग्ना उससे कहता है कि अब मुझे पता लग गया है कि मुझे क्या हुआ था, मैं डर गया था। अगली पल हम ये देखते हैं कि वो नेबुलियम को जान से मार देता है, जिसके बाद मोनार्क अपनी असली फॉर्म में आ जाती है। और जैसे वो रैग्ना पर अटैक करने का ट्राई करती है तो रैग्ना उसे बीच में से काट देता है और अब वो दोबारा से टाइम मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करती है। पर रैग्ना उसे बार बार काट रहा होता है, यानी कि उसे मौका नहीं मिलता।
मोनार्क भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये पहली बार हुआ है कि किसी ने उसे 3 बार बीच में से काटा है। अब वो दोबारा से इसके ऊपर अटैक करता है और इसे फिर से बीच में से काट देता है। मोनार्क काफी गुस्से में आ जाती है और वो रैग्ना पर फ्लेम से अटैक करती है, पर रैग्ना भी पीछे हटने वाला नहीं था और वो भी इसके ऊपर सिल्वर लाइन स्वॉर्ड से अटैक करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि रैग्ना की सारी स्वॉर्ड्स मोनार्क की बॉडी के आर पार हो जाती हैं और वो ये देखकर काफी पैनिक हो जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ और ये इम्पॉसिबल है। जिसके बाद कहानी फ्यूचर में आती है जहाँ पर मोनार्क ने रैग्ना की हालत काफी गंदी की होती है और वो अपना ब्लड इसकी बॉडी में घुसा देती है, जिससे रैग्ना ड्रैगन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह से ड्रैगन बनता उसे लियो की याद आती है और वो अपनी ही सिल्वर लाइन स्वॉर्ड से अपनी ही जान ले लेता है। ये देखकर लेडी मोनार्क और बाकी सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैसे वो यहाँ से जाते हैं तो स्लाइम और एक बंदा यहाँ पर आ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है और ये अधमरी हालत में है। अब क्रिम्सन भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये देखती है कि यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है जिसने ड्रैगन में चेंज होने से पहले ही अपनी जान ले ली और वो ये कहती है कि चलो इसको लेकर चलो अपने ठिकाने पर। गोलम कहता है पर आप इसका क्या करोगी? मैं इसे ठीक करने वाली हूँ, शायद ये फ्यूचर में हमारे किसी काम आ जाए। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर ये दोनों ही मोनार्क और रैग्ना की फाइट देख रहे होते हैं, पर क्रिम्सन को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि रैग्ना ने उसकी बातें नहीं मानी। किमेरा भी पास में बैठी हुई इस फाइट को देख रही होती है और वो इन दोनों को सारी इन्फॉर्मेशन देती है और वो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जीतने वाले हैं। जिसके बाद क्रिम्सन किमेरा को वापस आने का ऑर्डर देती है और स्लाइम से कहती है कि वो नेबुलियम को ढूंढ कर लाए, पर तभी अचानक से वो ये देखते हैं कि सामने से बॉर्गियस आ रहा है जो कि रैग्ना पर कभी भी अटैक कर सकता है। क्रिम्सन गोलम से कहती है कि वो उसे जाकर संभाले। अरे क्या इस बॉडी में तुम्हारे पास चेंज होने का टाइम नहीं है? और वो ऐसे ही उससे फाइट करने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम रैग्ना को देखते हैं जो कि लेडी मोनार्क को काफी बार जान से मार चुका है, पर तभी अचानक से बॉर्गियस उसके ऊपर अटैक करता है, पर गोलम भी यहाँ पर आ जाता है जो कि आते ही उसे शूट कर देता है। जिसके बाद गोलम रैग्ना को देखता है और वो ये सोचता है कि शायद से हम जीत जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से नेबुलियम रैग्ना को एक क्रिस्टल में कैद कर लेता है, यानी कि नेबुलियम अब भी जिंदा है। इससे लेडी मोनार्क को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है जिससे वो अपनी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेती है। अब वो गुस्से में आकर रैग्ना पर अटैक करती है, पर रैग्ना भी अपनी सिल्वर लाइन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और इस तरफ ये स्लाइम भी नेबुलियम को निकल जाता है। रैग्ना की पावर्स पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ जाती है और वो इस क्रिस्टल को भी काफी आराम से तोड़ते हुए सीधा लेडी मोनार्क पर अटैक करता है और उसे दोबारा से बीच में से काट देता है। लेकिन मरने से पहले लेडी मोनार्क को लाइटनिंग ड्रैगन की ये बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम टाइम को रिवर्स करने के लिए 0.1 सेकंड का टाइम लेती हो और इतने में तुम्हें मारा जा सकता है। रैग्ना उसे पकड़ता है और सीधा रॉयल कैपिटल से बाहर फेंक देता है और उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, जिससे लेडी मोनार्क के चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से लेडी मोनार्क अपने सबसे खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करती है और वो पूरे वर्ल्ड के टाइम को ही पूरी तरह से पीछे कर देती है और ये टाइम वही आ जाता है जहाँ पर ये सारे सोल्जर्स ड्रैगन को जला रहे थे। रैग्ना को इस बात का एहसास हो जाता है कि पक्का दाल में कुछ काला है, पर इससे पहले वो कुछ करता लेडी मोनार्क यहाँ पर आ जाती है और वो टाइम को फ्रीज कर देती है और सारे लोगों को यहाँ से हटा देती है। मोनार्क को ऐसा लगता है कि सारे लोग फ्रीज हो चुके हैं, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रैग्ना अपनी फिंगर हिलाता है। मोनार्क ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। तभी नेबुलियम अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और रैग्ना पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक्स करना शुरू कर देता है। वो ये सारा कुछ इसलिए कर रहा होता है क्योंकि फ्यूचर में वो लेडी मोनार्क को बचा नहीं पाया था, पर वो उससे कहती है कि तुम शांत हो जाओ, तुम इसे मारकर अपने आप को ही हर्ट करोगे। वो इसे कहती है कि ये इंसान काफी पावरफुल है और इसने मुझे काफी बार काटा था और तुमने भी इसके ऊपर काफी सारे अटैक किए हैं, पर देखो इसकी बॉडी पर कोई भी खरोच नहीं आई, जिससे ये बात तो साफ है कि इसकी बॉडी सिल्वर लाइन स्वॉर्ड जितनी मजबूत है। जिसके बाद वो ये कहती है कि मैंने अपने टाइम फ्रीज में 3 लोगों को हिलने की परमिशन दी है, तो तुम जाकर उससे कहो कि वो इसके ऊपर सोलर बीम से अटैक करें। बॉर्गियस उससे कहता है पर इसके साथ इसके कुछ और साथी भी हैं। मोनार्की कहती है कि इसे मारने के बाद हम उन्हें भी ढूंढ लेंगे। और जैसे ही ये सारे लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रैग्ना दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं तुम सभी को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये सारा कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाया जब लेडी मोनार्क ने फ्यूचर रैग्ना की बॉडी में अपने ब्लड को इंजेक्ट किया था,
तो अब ये उसकी ब्लड की वजह से उसकी टाइम लाइन में भी आसानी से हिल सकता है। अब रैग्ना काफी गुस्से में आ जाता है और वो लेडी मोनार्क पर अटैक करने के लिए सामने से आ रहा होता है। वो भी इसे देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ये अब तक जिंदा कैसे है। नेपोलियन उसे रुकाने के लिए एक बैरियर को क्रिएट करता है, पर रैग्ना उसे तोड़ते हुए लेडी मोनार्क के सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि इतने सारे लोगों को जान से मारने के बाद अब तुम्हें अपनी मौत से डर लग रहा है। और अगले पल वो लेडी मोनार्क को बीच में से काट देता है, जिससे उसका फ्यूचर मैजिक यहीं पर एंड हो जाता है। और अब वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, पर उसने अपनी बॉडी की काफी सारी एनर्जी का यूज कर लिया है, तो उसकी बॉडी जवाब दे देती है और ये इतना ज्यादा थक गया है कि उसकी आंखों से भी ब्लड बाहर निकल रहा होता है और वो पट से नीचे गिर जाता है, यानी कि वो काफी थक चुका है। अगली पल रैग्ना पर सोलर बीम से अटैक होता है। नेपोलियन लेडी मोनार्क को यहाँ से बचा लेता है और वो ये सोचता है कि सच में वो मारा गया, पर तभी अचानक वो ये देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडी और एक काली बिल्ली आ जाती है। नेपोलियन और बॉर्गियस लेडी मोनार्क से कहते हैं कि वो दोबारा से टाइम को रिवर्स करे, पर उसकी तो काफी ज्यादा फटी हुई होती है, यानी कि वो इन दोनों को देखकर काफी डर रही होती है। और रैग्ना भी अब भी जिंदा है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि क्रिम्सन है, जो रैग्ना को देखकर ये कहती है कि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। लेकिन भाई रैग्ना की हालत तो ऑलरेडी ही काफी गंदी हो चुकी है। क्रिम्सन भी रैग्ना से काफी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसने मोनार्क को काफी बुरी तरह से हरा दिया है और उसे काफी डरा भी दिया है, क्योंकि पहले उसे ऐसा लगता था कि मोनार्क की पावर्स के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा, पर रैग्ना उससे काफी आगे है। अल्टीमेटिया की काफी ज्यादा फटी हुई होती है और वो अब भी यही सोच रही होती है कि उसने तो टाइम को फ्रीज कर दिया था, तो इस टाइम में रैग्ना हिल कैसे पाया, और वो ये सोचकर काफी डर रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके टाइम कंट्रोल मैजिक में कोई न कोई दिक्कत है, तो वो उसे चेक करने के लिए उसे दोबारा से ट्राई करने वाली होती है। लेकिन तभी क्रिम्सन पूरी सिटी में तबाही मचानी शुरू कर देती है, जिसमें काफी सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। और जैसी मोनार्क ये देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ये सारा कुछ देखकर वो दोबारा से टाइम रिवर्स मैजिक का इस्तेमाल करने वाली होती है, पर नेपोलियन उसे रोक देता है और वो ये कहता है अगर आपने इस मैजिक का इस्तेमाल किया तो आप कुछ टाइम तक दोबारा से इस मैजिक को यूज नहीं कर पाओगी। नेपोलियन उसे टाइम रिवर्स करने से रोक लेता है और क्रिम्सन ये देखकर काफी चिढ़ जाती है, जिसके बाद वो किमेरा से कहती है कि तुम रैग्ना को लेकर यहाँ से जाओ। लेडी मोनार्क अब भी काफी रो रही होती है और वो नेपोलियन से ये कहती है कि मैं इन सभी को अपने सामने ऐसे दर्द में मरते हुए देख नहीं सकती। मैं ये जानती हूँ कि ये गॉड की इच्छा है, पर मैं इन्हें ऐसे मारना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये सारे बिना दर्द के मरे। क्रिम्सन भी गोलम से मिलने के लिए उसके पास आ जाती है और वो ये कहता है कि आपका स्वागत है, मैंने आपके लिए दरवाजा बना दिया है। लेकिन वो जमीन पर पड़ी हुई एक बोतल को उसके चेहरे में घुसा देती है और वो ये कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें इस सिटी में और भी ज्यादा बॉम्ब्स लगाने हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर थोड़े बॉम्ब्स और होते तो मोनार्क को अपना टाइम रिवर्स मैजिक इस्तेमाल करना पड़ता, जिससे हम उसे काफी आराम से मार पाते, पर ये सारा प्लान तुम्हारी वजह से चौपट हो गया। गोलम इस चीज के लिए माफी मांगता है और वो ये सोचता है कि मैंने बॉम्ब्स इसीलिए कम लगाए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप उस इंसान के साथ रहकर थोड़ा सा बदल गए होंगे, पर अब भी आप वैसे के वैसे ही हो। जिसके बाद वो एक की से इस दरवाजे के अंदर चली जाती है और गोलम से ये कहती है कि वो अब भी मोनार्क पर नजर रखे। इस तरफ नेपोलियन अपने आप को काफी यूजलेस फील कर रहा होता है, क्योंकि वो लेडी मोनार्क की कहीं भी हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसे बॉर्गियस की वो बातें याद आती हैं जिसमें उसने कहा था तुम्हें लेडी मोनार्क का बॉडीगार्ड इसीलिए बनाया गया था क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ खास है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि नेपोलियन दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी एक न्यू फॉर्म अनलॉक हो जाती है और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्रिम्सन भी उसकी पावर्स को काफी आराम से सेंस कर लेती है और वो ये कहती है कि तुम चाहे कितनी भी ताकत बढ़ा लो, पर तुम मुझे इस क्लॉक चैम्बर में ढूंढ नहीं पाओगे। इस क्लॉक चैम्बर से मैं इस वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकती हूँ। और तुम्हें क्या लगा अगर तुम इतनी थोड़ी सी पावर बढ़ाओगे तो तुम मुझे हरा सकते हो? तुम अभी काफी छोटे बच्चे हो। रैग्ना भी लियो के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है, जिससे वो दोबारा से होश में आ जाता है और अपनी सिल्वर लाइन पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। मैं मोनार्क को मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्रिम्सन उसे रुकाने का ट्राई करती है, पर रैग्ना की पावर्स काफी ज्यादा होती हैं, जिससे इस क्लॉक चैम्बर में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं और नेपोलियन उन्हें ढूंढ लेता है। ये सारा कुछ देखकर क्रिम्सन यहाँ से भागने का ट्राई करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। जिसके बाद वो गोलम से कहती है कि वो नेपोलियन पर शूट करे और वो ऐसा ही करता है, जिससे नेपोलियन की हालत काफी खराब हो जाती है। बॉर्गियस भी गोलम पर अटैक कर देता है और इस तरफ हम ये देखते हैं कि किमेरा से रैग्ना की पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही होती। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिम्सन किसी लड़की से बात कर रही होती है और वो लड़की उससे कहती है
कि वॉर के बाद भी शांति नहीं आएगी, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। इस तरफ एक लड़की सिल्वर लाइन सॉर्ड के ऊपर खड़ी हुई लीस किंगडम में ड्रैगन्स के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा उसे नीचे बुलाता है। चलो अंदर, हमें तुमसे कुछ काम है। कुछ बॉडीगार्ड्स क्रिम्सन को लेकर उसी लेडी के सामने आ जाते हैं और क्रिम्सन इस बात को लेकर काफी चिंता में होती है कि वो रैग्ना की वजह से इस सिटी से ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं हो पाई और अब वो इस लेडी के सामने है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लीस किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है। ये बंदा कहता है कि ये लड़की अकेली नहीं है, इसके साथ एक साथी भी है। और जैसे हमने उसका ब्लड टेस्ट किया तो हमें ये बात पता लगी कि वो ड्रैगन नहीं है, पर ये लड़की उसकी जान बचाने के लिए हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। ये प्रिंसेस उसे एक मीट का पीस खाने के लिए देती है और जैसे क्रिम्सन इसे खाती है तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ये एक ड्रैगन का मीट है जिसे हमने सनलाइट में काफी अच्छे से पकाया है। ये सुनते ही क्रिम्सन को उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। फिर हमें इस प्रिंसेस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है स्टारलिया लीस और ये बचपन में बिना हाथों के पैदा हुई थी, तो इसने उसी वक्त में अपने सिल्वर लाइन आर्ट को एक्टिवेट कर लिया था। और जब ये 6 सालों की हुई तो इसने 3 लोअर ड्रैगन्स को भी काफी आराम से मौत की घाट उतार दिया। और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई इसकी पावर्स भी नई ऊंचाइयों को छूती गई और अभी अपनी एक सिल्वर लाइन आर्मी को गार्ड करती है। अब ये 16 साल की है तो इसकी पावर्स भी काफी कमाल की हो चुकी हैं। लेकिन इसके पास एक और ऐसी पावर है जिससे ये पता लगा सकती है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है या फिर नहीं। ये उसके ऑरा से उसके सच झूठ का पता लगा लेती है, तो कोई भी इसके सामने झूठ नहीं बोल पाता। जिसके बाद वो क्रिम्सन से ये पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्रिम्सन ये सोचती है कि मैं इससे झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि अगर मैंने इससे झूठ बोला तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन इन सभी ने यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल भी बनाया है जिससे एक बात तो साफ है कि ये सारे यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन सभी से हाथ मिला लूं तो शायद मैं यहाँ से भागने में सफल हो जाऊंगी। मैं यहाँ पर उस बेवकूफ रैग्ना की वजह से फंसी हूँ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है और तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि क्रिम्सन उन सभी को अपनी एक आंख दिखाती है और ये सारे उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। मेरा नाम है क्रिम्सन और मैं एक मैजिशियन हूँ। जिसके बाद कहानी पास्ट में आती है जहाँ पर हमें स्टारिया का बचपन दिखाया जाता है और वो अपने सामने एक सोल्जर को जान से मार देती है क्योंकि वो एक स्पाई था। और जब उससे ये पूछा जाता है कि उसे इसके बारे में पता कैसे लगा तो वो ये कहती है कि मैं किसी को भी देखकर ये पता लगा सकती हूँ कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या फिर सच। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर क्रिम्सन ने इन सभी को एक ड्रैगन आई दिखाई होती है। ये सारे उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। क्रिम्सन ये सोचती है क्या इन सभी को ड्रैगन आई दिखाना बिल्कुल सही है क्योंकि ये सारे इस मैजिक को काफी अच्छे से जानते हैं और इन सभी के बीच में एक ऐसा इंसान भी है जो कि इस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो ये बात भी जानती है अगर प्रिंसेस को ये पता लगा कि ये उसे झूठ बोल रही है तो वो इसे काफी आराम से पलक झपकते ही जान से मार देगी। जिसके बाद वो प्रिंसेस के सामने सारा कुछ बताना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वो अपना नाम भी कुछ और बताती है और वो ये कहती है कि वो रॉयल कैपिटल में फार्मासिस्ट का काम किया करती थी। लेकिन आज वहाँ पर काफी सारे ड्रैगन्स ने अटैक किए जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, तो मैं अपने साथी को बचाकर यहाँ पर आ गई। और ये सारा कुछ बताते हुए वो अपने ऑरा को कंट्रोल कर रही होती है ताकि प्रिंसेस को उसकी सच्चाई पता न लगे। तभी एक बंदा उससे ये पूछता है, पर तुमने टेलीपोर्टेशन मैजिक कहाँ से सीखा? क्योंकि ये मैजिक इतना भी आसान नहीं है कि तुम इसे अकेले ही सीख पाओ। क्या तुम सोलेरियन चर्च से भागी हुई तो नहीं हो? क्रिम्सन उन्हें मना करती है कि मैं वो नहीं हूँ और वो इस बात को लेकर काफी रिलैक्स फील कर रही होती है कि ये सारे उसकी बातों में आ रहे हैं। फिर हमें सोलेरियन चर्च के लोगों के बारे में बताया जाता है कि वो लोग काफी पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि उनके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो रैंक 1 के ड्रैगन को भी काफी आराम से जान से मार सकते हैं। क्रिम्सन के दिमाग में भी खिचड़ी पकनी शुरू हो जाती है और वो ये सोचती है कि मैं इन सभी का इस्तेमाल ड्रैगन्स को मारने के लिए कर सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक प्रिंसेस उससे कहती है कि सच में तुम झूठ बोलने में काफी माहिर हो और मैं किसी की भी ऑरा को काफी आराम से परख सकती हूँ। अगर उसका ऑरा ब्लू होगा तो वो सच बोल रहा है, लेकिन अगर वो रेड हुआ यानी कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तुम्हारे इस ब्लू कलर में एक अजीब सी स्मेल आ रही है। ये सुनते ही क्रिम्सन काफी शॉक्ड हो जाती है और प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक कर मारती है। चलो अब जल्दी से इसे टच करो। और जैसे क्रिम्सन उसे टच करती है तो प्रिंसेस उस स्वॉर्ड को दोबारा से अपने पास बुला लेती है और वो ये कहती है कि जैसे कि तुम जानती हो कि मेरे पास मेरे दोनों ही हाथ नहीं है, तो ये सारी स्वॉर्ड्स मेरे हाथ की रिप्लेसमेंट हैं और मैं इसकी हेल्प से
किसी के भी ट्रू नेचर को सेंस कर सकती हूँ। और वो ये कहती है कि उसे क्रिम्सन की बॉडी से एक डार्क रेड कलर का ऑरा सेंस हो रहा है, जिसके अंदर काफी सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें हैं, यानी कि वो काफी दर्द में है। वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को ये ऑर्डर देती है कि वो क्रिम्सन पर अटैक करें, और वो खुद भी उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। और क्रिम्सन भी चिल्लाने का नाटक कर रही होती है, पर मन में वो ये सोचती है अगर इन सभी ने मुझे जान से मार दिया तो इसमें इनका कोई भी फायदा नहीं है, मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगी। इससे पहले क्रिम्सन मरती तभी अचानक से रैग्ना वहाँ पर आ जाता है और वो इस शॉट को रोक लेता है और ये कहता है कि इसे बस मैं मारूंगा। वैसे क्रिम्सन तुमने क्या किया है? एक और घुसपैठिया, पर ये आया कहाँ से? जिसके बाद वो ये देखता है कि साइड में उसका एक और सोल्जर नीचे पड़ा हुआ है, और तभी अचानक से प्रिंसेस भी ऊपर से नीचे गिर जाती है और वो रैग्ना को देखकर काफी अजीब बिहेव कर रही होती है। क्रिम्सन को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि प्रिंसेस को रैग्ना कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दुनिया को एक अलग ही नजर से देखती है। प्रिंसेस को ऐसा लगता है कि रैग्ना के सर पर एक सॉर्ड लगी हुई है, जिससे वो काफी डर रही है। तुमने हमारी प्रिंसेस के साथ क्या किया? और जैसे ही ये सारे लोग उस पर अटैक करते हैं तो रैग्ना एक ही मुक्के में इन सभी को धूल चटा देता है। कहानी दोबारा से पास्ट में आती है, जहाँ पर ये प्रिंसेस एक छोटी सी बच्ची थी। तभी उसके पास एक चश्मिश आती है और वो ये कहती है कि आपकी वेडिंग कैंसिल हो चुकी है। अरे हाँ, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मुझे प्यार व्यार नहीं करना। मेरे सामने एक ऐसा इंसान लाओ जिसके मैं प्यार में खुद ही पड़ जाऊं। प्रेजेंट में भी ऐसा ही होता है, यानी कि प्रिंसेस रैग्ना के प्यार में पागल हो चुकी है। रैग्ना उससे कहता है कि मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहता और हम तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं, बस तुम क्रिम्सन को छोड़ दो। और लो भाई, क्रिम्सन ही उसे सारा कुछ कहने के लिए कह रही होती है। ये बंदा उनकी बातें मान लेता है और इन दोनों को एक जेल में कैद कर देता है। जैसे ही वो यहाँ से जाता है तो क्रिम्सन रैग्ना पर गुस्सा करना शुरू कर देती है। ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और अब मैं ये भी नहीं जानती कि किमेरा कहाँ पर है और साथ में गोलम जिंदा है भी या नहीं। रैग्ना भी उससे पूछता है क्या स्लाइम भी मर चुका है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी से एक स्लाइम की बूंद निकालती है और साथ में अपने कुछ बाल काटकर उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे स्लाइम दोबारा से जिंदा हो जाता है। अब क्रिम्सन रैग्ना को ये बताती है कि वो जिस जगह पर फंसे हुए हैं ये लीस किंगडम का एक मिलिट्री ग्राउंड है। कुछ लोग अब भी रॉयल कैपिटल में जाने की जिद कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही सोल्जर्स आपस में बातें कर रहे हैं। ये चश्मिश ये बोलता है हमने अभी 150 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोका हुआ है, अगर हम उन्हें रॉयल कैपिटल भेज देते तो शायद वो भी मारे जाते। लेकिन तभी दो सोल्जर्स यहाँ पर भागते हुए आते हैं और वो ये कहते हैं क्या तुम जानते हो कि लॉर्ड गाम को किसने हराया? ये दोनों भी ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। क्या लॉर्ड गाम हार चुके हैं? वो बंदा ये कहता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने देखा कि लॉर्ड गाम हार चुके हैं और वो एक कोने में बैठकर रो रहे हैं, और तब से लेकर ये अभी तक रो रहे हैं। जिसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अब भी रैग्ना के प्यार में पागल है और वो उसी के बारे में सोच रही होती है। पर तभी अचानक से उसकी एक जोरदार थप्पड़ लगता है और ये औरत उससे कहती है अगर तुम उसके प्यार में पड़ जाओगी तो तुम अपने मकसद से हट जाओगी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं। प्रिंसेस काफी गुस्से में आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से जानती हूँ। इस तरफ लेडी मोनार्क एक लड़की से बातें कर रही होती है और वो उससे कहती है मुझे माफ करना कि हम हार गए और मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। और तभी अचानक ये लड़की पीछे मुड़ती है और वो ये कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया बड़ी बहन। ये सुनते ही वो काफी डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, यानी कि वो एक सपना देख रही होती है। और सबसे पहले वो अपनी पावर्स को चेक करती है। अब प्रिंसेस अपने सोल्जर्स के साथ में मीटिंग कर रही होती है और वो ये पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि ड्रैगन्स की कंडीशन कैसी है और वो अब क्या कर रहे हैं। तभी एक बंदा ये कहता है कि ड्रैगन्स आजकल काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं और उन्होंने आजकल में किसी भी इंसान के ऊपर अटैक नहीं किया। पास में खड़ी हुई चिंकी मिंकी भी यही बोलती हैं, पर प्रिंसेस को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो ये कहती है कि पक्का ये ड्रैगन्स की एक चाल हो सकती है, क्योंकि वो हमें इतनी आसानी से यहाँ से भागने नहीं देंगे। और ये सारे इसी बात को लेकर काफी चिंता में होते हैं। जिसके बाद प्रिंसेस माजरोगा को ये ऑर्डर देती है कि वो एक टेलीपोर्टेशन सर्कल तैयार करे। वो ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि प्रिंसेस ने उससे पहली बार सीधे मुंह बात की है। प्रिंसेस उन सभी को मोटिवेट करते हुए ये कहती है कि हमने पहले ही काफी कुछ खो दिया है, पर हम इतने नादान नहीं हैं कि हम उनकी जाल में फंस जाएं। और वैसे भी हम उन 1500 लोगों के साथ यहाँ से भागने वाले हैं, यानी कि वो लोग 150 नहीं थे, वो लोग 1500 हैं। रैग्ना और क्रिम्सन भी यहाँ पर आ जाते हैं और जैसे प्रिंसेस रैग्ना को देखती है तो वो दोबारा से काफी अजीब बिहेव करना शुरू कर देती है। ये सारे लोग क्रिम्सन से पूछते हैं कि तुमने हमारी मालकिन पर क्या किया है। एक सोल्जर ये कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें वहीं पर रुकना है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चिंकी मिंकी भी रैग्ना को देखकर ये समझ जाती है कि ये वही इंसान है जिसने प्रिंसेस की हालत ऐसी की हुई है। अब क्रिम्सन उन सभी से कहती है कि हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और हम ये जानते हैं कि तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो,
पर तुम्हारा वो प्लान एकदम बेकार है और इसका एक सीधा रीजन है तुम्हारी और ड्रैगन्स के बीच की ताकत। लेकिन अगर तुम हमें अपनी टीम में शामिल कर लेते हो तो हम तुम्हारे काफी काम आ सकते हैं। और वैसे भी मेरे पास एक पावर हाउस है जो कि सुपीरियर ड्रैगन्स को भी एक ही झटके में खत्म कर सकता है। और वो यहाँ पर रैग्ना की बातें कर रही होती है और जैसे प्रिंसेस दोबारा से रैग्ना का नाम सुनती है तो वो अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती है और तभी आंटी उसकी एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे प्रिंसेस दोबारा से होश में आ जाती है। और वो ये कहती है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानती हूँ, तुम इंसानों के साथ काम नहीं करती, तुम बस उनका यूज करती हो और बाद में उन्हें जान से मार देती हो। एक छोटा सोल्जर ये कहता है कि हम इन दोनों को जान से मार दें, लेकिन तभी रैग्ना ये बोलता है कि क्रिम्सन को तो सिर्फ मैं मारूंगा। लेकिन प्रिंसेस अब भी उनके साथ काम करने से मना कर रही होती है और क्रिम्सन ये बात समझ जाती है, जिसके बाद वो ये कहती है ऑल्टोज़ोरा जो कि ड्रैगन्स की आर्मी में 6th रैंक का कमांडर है और वो काफी पावरफुल है। वो ड्रैगन एक ऐसा ड्रग बना सकता है जिससे वो किसी को भी जान से मार सकता है और यहाँ तक कि वो ड्रैगन्स की पावर को भी 2 गुना कर सकता है। और उसके पास हिप्नोसिस भी है जिससे वो ड्रैगन्स को कंट्रोल करता है। पर तुम्हारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और तुम सुपीरियर ड्रैगन्स के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? प्रिंसेस उससे कहती है पर हम तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो। क्रिम्सन उससे कहती है कि तुम तो सच और झूठ का काफी आसानी से पता लगा लेती हो, तुम्हारे ऑरा के अंदर से एक काफी अजीब बदबू आती है जिससे सच और झूठ का पता लगाना काफी मुश्किल है। और तभी क्रिम्सन रैग्ना को फटाक से आगे कर देती है और इस प्रिंसेस की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्रिम्सन रैग्ना से कहती है कि वो प्रिंसेस को मनाए, पर वो ये कहता है कि मैं कैसे, अगर तुम इसे कुछ भी कहोगे तो ये तुम्हारी बात काफी आराम से मान लेगी। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से जेल में आ जाते हैं जहाँ पर क्रिम्सन रैग्ना से बातें कर रही होती है और वो उससे कहती है कि शायद तुम इस बारे में नहीं जानते कि इस जगह के बाहर लगभग 10,000 ड्रैगन्स हैं और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पर सभी की हेल्प करूँ तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए लेडी मोनार्क को भूलना होगा। तो अब डिसाइड तुमने करना है कि तुम क्या चुनोगे। फिर से ये दोनों प्रिंसेस के सामने आ जाते हैं और रैग्ना उससे कहता है कि भले ही ये लड़की काफी अजीब हो पर मैं इसका साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरी तरह ड्रैगन्स को जान से मारना चाहती है। और जैसे प्रिंसेस रैग्ना की बातें सुनती है तो वो उनके साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है। ये देखकर क्रिम्सन भी हंसना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो प्रिंसेस से ये कहती है कि चलो मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्लान को चेंज करते हैं, प्लान बनाना मेरा काम है, तुम बस इन्फॉर्मेशन दो। क्रिम्सन कहती है कि कुछ टाइम पहले वो लेडी मोनार्क से लड़े थे तो ऐसा हो सकता है कि वो सारे ड्रैगन्स पैनिक होकर रॉयल कैपिटल में कलेक्ट हो रहे हों। इस तरफ ऑल्टोज़ोरा बोर्गिस की क्लास लगा रहा होता है क्योंकि वो लेडी मोनार्क को बचा नहीं पाया था। लेडी मोनार्क अपनी पावर्स को देखकर काफी परेशान हो रही होती है क्योंकि वो अपने टाइम मैजिक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती। लेकिन तभी अचानक से वोल्टे कामुई यहाँ पर आ जाता है जिसके पास एक ड्रैगन हंटर का सर होता है और ये वही ड्रैगन हंटर है जिसने रैग्ना और क्रिम्सन की हेल्प की थी उस विंड ड्रैगन को जान से मारने में। अब वो लेडी मोनार्क को एक स्वॉर्ड दिखाता है जो कि ये ड्रैगन हंटर इस्तेमाल कर रहा था। लेडी मोनार्क उसे देखकर काफी डर जाती है। वोल्टे कामुई उसे और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर देता है जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो इस स्वॉर्ड से वोल्टे कामुई को बीच में से काट देती है। लेकिन वो दोबारा से हील हो जाता है। वो ये कहता है तुम इस मैजिक का इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम्हारे अंदर इसका डर बैठ चुका है, लेकिन अगर तुम अपने अंदर से उस डर को बाहर निकाल दोगी तो तुम दोबारा से इस मैजिक को काफी आराम से इस्तेमाल कर सकती हो। तो बोलो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे सकती क्योंकि मैं अपने मैजिक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे काफी स्ट्रांग हो और मैं एक ऐसे इंसान को ऑर्डर नहीं दे सकती जो मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हो। मुझे तुमसे ये नहीं सुनना, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है। और वो उसे जवाब देने के लिए फोर्स कर रहा होता है, जिसके बाद लेडी मोनार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये कहती है कि मुझे रैग्ना और क्रिम्सन का सर चाहिए। वोल्टे कामुई उसे गले से लगा लेता है और वो ये कहता है कि तुम ये सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, यहाँ से सारा कुछ मैं संभाल लूंगा। और अब वो कामुई के साथ अपने कमरे से बाहर आ जाती है और सबको ये बताती है कि अब वो ठीक है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वोल्टे कामुई उस ड्रैगन हंटर को जान से मार रहा होता है, लेकिन मरने से पहले वो ये कहता है कि तुम्हें रीपर ऑफ द ड्रैगन नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद वोल्टे कामुई एक इविल स्माइल करता है और वो ये कहता है कि ऐसा काफी लंबी टाइम बाद हुआ है कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद रैग्ना इन सभी के सामने अपनी पावर्स को शो करता है और वो अपनी सिल्वर लाइन पावर को प्रिंसेस के बनाए हुए एक वेपन के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वो इसे टेस्ट करते हैं तो प्रिंसेस की ये स्वॉर्ड भी 2 टुकड़ों में टूट जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद प्रिंसेस रैग्ना से ये पूछती है कि उसकी पावर्स का असर हथियारों पर कब तक रहता है और वो ये कहता है कि जितनी बार भी ये हथियार यूज होगा उसका असर धीरे धीरे कम होता जाएगा।
अब रेगना प्रिंसेस के बनाए हुए हथियारों की तारीफ करता है और वो भी इस बात के लिए मान जाती है कि रेगना अपनी पावर्स को उसके हथियारों में डाल सकता है। ये बंदा कहता है कि चलो कम से कम प्रिंसेस रेगना से बात तो कर पा रही हैं। प्रिंसेस सभी से कहती है कि वो अपने सारे वेपन्स को लेकर रेगना के सामने आए। ये सारे एक एक करके रेगना से फाइट कर रहे होते हैं और रेगना अपनी सिल्वर लाइन पावर्स को उनके वेपन्स में डालता है। पर तभी उसे ये बात याद आती है कि क्रिम्सन ने उससे कहा था कि वो अपनी अगली फाइट में सिल्वर लाइन आर्ट का इस्तेमाल ना करे। बारी आती है शिन की और वो भी रेगना से फाइट करने के लिए सामने आता है, पर रेगना उसे भी काफी आराम से हरा देता है। पर उसे ये एहसास हो जाता है कि ये भी लियो की टक्कर का फाइटर है। ये बंदा रोते हुए यहाँ से निकल जाता है। तब ये बुढ़ाऊ उससे कहता है, चीफ स्वॉर्ड्समैन रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो तुम रो मत। अरे ओए बुड्ढे, मैं रो नहीं रहा हूँ। क्रिस कहता है, अरे हाँ तुम रो ही रहे हो। अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम भी जाओ रेगना से फाइट करो और हार जाओ। अरे मैं तो उससे पहले ही हार चुका हूँ और वैसे भी मेरे वेपन में सिल्वर लाइन पावर्स आ चुकी हैं, जिससे हम सुपीरियर ड्रैगन को भी काफी आराम से मार सकते हैं। शिन उससे कहता है कि खुद को पावरफुल बनाने में और वेपन को ताकतवर बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है। जब मैंने उससे फाइट की थी तो मुझे ऐसा लगा कि जितना वो दिखता है वो उससे काफी बड़ा है। क्रिस ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। आप कहना क्या चाहते हो कि वो जितना दिख रहा है उसकी उम्र उससे काफी ज्यादा है? इसके बारे में मैं नहीं जानता, बस जो मैंने फील किया मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन शिन दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं इस बूढ़े आदमी की बकवास नहीं सुनूंगा, मैं उससे दोबारा से फाइट करने जा रहा हूँ। इस तरफ ये चिंकी मिंकी रेगना से ये पूछ रही होती हैं कि उसे प्रिंसेस कैसी लगती हैं और वो ये कहती हैं, पर प्रिंसेस को तुम काफी अच्छी लगती हो, एक नंबर की हॉट। रेगना उनसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है और वैसे भी प्रिंसेस ने मुझे ऐसे देखा है और मैं सच में इतना भी कूल नहीं लगता। और इमेजिन करो अगर प्रिंसेस ने मुझे बिना बैंडेजेस के देख लिया तो वो काफी डर जाएंगी और मुझे यही सोचकर काफी बुरा लग रहा है। अब ये चिंकी मिंकी अपना एक वेपन बाहर निकालती हैं जो कि है एक पिस्टल और वो रेगना से कहती हैं कि वो अपनी सिल्वर लाइन पावर्स इस पिस्टल में डाल दे। लेकिन वो इनसे बात करते हुए लियो के बारे में भी सोच रहा होता है, पर तभी स्लाइम बाहर आ जाता है। रेगना उससे कहता है कि क्रिम्सन ने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें छुप कर रहना है। अरे हाँ मैं भूल गया। ये दोनों भी स्लाइम को देख लेती हैं और वो इन्हें काफी क्यूट लगता है, पर ये स्लाइम उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है। अभी ओए तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों ही मुझे ड्रैगन्स की तरह लग रही हो। और इससे इन दोनों को काफी गुस्सा आ जाता है और वो स्लाइम को लेकर यहाँ से चली जाती हैं। ये दोनों उसे लेकर एक कमरे में आ जाती हैं और उसे काफी टॉर्चर कर रही होती हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर फू को जो कि टेलीपोर्टेशन सर्कल तैयार कर रहा होता है, पर वो इसमें फेल हो जाता है। उसकी टीम भी उससे काफी परेशान हो चुकी है क्योंकि ये सर्कल उनसे बन नहीं रहा है। फू इस बात से काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो ये कहता है, अगर आज मैंने ये टेलीपोर्टेशन सर्कल नहीं बनाया तो प्रिंसेस सबसे पहले मेरा ही गला उड़ाएगी। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? तभी क्रिम्सन भी यहाँ पर आ जाती है और वो इसे देखकर हंस रही होती है। क्या हुआ, तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाने में। इस तरफ लेडी मोनार्क सारे के सारे ड्रैगन से बातें कर रही होती है। ऑल्टोजोरा उनसे कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इस कंट्री को पूरी तरह से तबाह कर दें या फिर हमें उस इंसान को ढूंढना चाहिए जिसने लेडी मोनार्क पर बार बार अटैक किए हैं। वोल्टे कामोई उससे कहता है, अरे ओए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। अच्छा क्यों, क्या हुआ? तुम उन्हें ढूंढने जाने वाले हो? जानते नहीं पिछली बार क्या हुआ था? वैसे भी जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो उन्होंने लेडी मोनार्क के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स किए थे। क्या तुम चाहती हो कि यही चीज दोबारा हो? वोल्टे कामोई उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है। वैसे भी मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लेता, ये ऑर्डर मुझे लेडी मोनार्क ने दिया है। ऑल्टोजोरा उनसे पूछता है, क्या ये बात सच है? हाँ मैंने ही उसे ऑर्डर दिया है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इमोशनल होकर ऐसा कह दिया था। क्या हुआ लेडी मोनार्क, लगता है आपका गुस्सा काफी जल्दी शांत हो गया। नेबुलियम ये कहता है, अगर हम उन्हें ढूंढने नहीं जाएंगे तो पक्का मुझे लगता है कि वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, क्योंकि जब मैं उनसे फाइट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम उन्हें जान से मारना चाहते हैं वैसे ही वो भी हमें जान से मारना चाहते हैं। लेकिन इस बार वो जब मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। ऑल्टोजोरा उससे कहता है, अरे हाँ ये गुस्सा काफी अच्छा है, बस ये दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इन सभी के बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद लेडी मोनार्क ये पूछती हैं, अगर वोल्टे कामुई और नेबुलियम मेरी रक्षा करेंगे तो इस कंट्री को तबाह कौन करेगा? ऑल्टोजोरा ये कहता है कि ये काम मैं करूंगा, लेकिन अपने तरीके से। मैं इस कंट्री के सारे इंसानों को मारने के लिए 40,000 ड्रैगन्स को भेजने वाला हूँ
और हाँ बॉर्गियस, तुम उन्हें कमांड करोगे क्योंकि उसे ये काम पहले भी मिल चुका है कि उसे सिल्वर लाइन प्रिंसेस को जान से मारना है। वोल्टे कामुई कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो रीपर सिल्वर लाइन प्रिंसेस के साथ मिल गया हो। ऑल्टो उससे कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, चिंता मत करो। तभी ऑल्टो जोरा टारा से कहता है अरे यार तुम भी तो कुछ बोलो, और वो ये कहता है बस मरना मत। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि प्रिंसेस ड्रैगन्स के लिए जाल बिछा रही होती है और तभी इसाक यहाँ पर आता है। वो उनसे पूछता है कि आपका उन लोगों के बारे में क्या कहना है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने काफी सारे ड्रैगन्स को जान से मारा है और साथ में वो लेडी मोनार्क से फाइट करके भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन वो इसाक को साफ मना कर देती हैं कि उसे क्रिम्सन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर वो ये कहता है ये बात तो सही है पर मुझे एक बात पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। सीन चेंज होते ही हम क्रिम्सन को देखते हैं जो कि ये बता रही होती है कि जो भी हाई लेवल के ड्रैगन्स हैं वो पहले इंसान रह चुके हैं और वो ड्रैगन्स इसीलिए बने थे क्योंकि उन्हें लेडी मोनार्क का ब्लड मिला है। और ये सारी बातें इसाक प्रिंसेस को बता रहा होता है और जैसी वो ये सारी बातें सुनती हैं तो वो भी काफी हैरान हो जाती हैं और वो ये कहती हैं चलो एक बात तो साफ हुई कि ये ड्रैगन्स इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये इंसान ही है जो कि अब ड्रैगन्स बन चुके हैं। लेकिन हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इसाक, जो हमारे दुश्मन है हम उन्हें जान से मार देंगे। रैग्ना एक सपना देख रहा होता है और तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। क्रिम्सन उसके पास बैठी हुई होती है और वो ये पूछती है तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। मेरा काम एकदम सही है, तुम बताओ। अरे हाँ मेरा काम भी काफी अच्छे से चल रहा है और मैंने उन ह्यूमंस को थोड़ा बहुत सिखा भी दिया है। और अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मैंने तुम्हें मना क्यों किया था कि तुम्हें सिल्वर लाइन आर्ट का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने से पहले तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तुम मुझे ये बताओ क्या तुम वोल्टे कामुई से जीत सकते हो। और रैग्ना इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। चलो तुम्हारी ये बात सुनकर अच्छा लगा, अगर तुम मुझसे झूठ बोलते तो मुझे काफी बुरा लगता। और मैं ये बात काफी अच्छे से जानती हूँ कि वोल्टे कामुई उन सारे ड्रैगन्स में से काफी खतरनाक है और यही वो रीजन है जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें सिल्वर लाइन आर्ट का इस्तेमाल नहीं करना। अगर तुमने ऐसा किया तो ऑल्टो जोरा वोल्टे कामुई को यहाँ पर बुला लेगा और वो लाइटनिंग की स्पीड से यहाँ पर आ जाएगा। उसके आते ही हम सारे उसके सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो ये कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ ताकि मैं वोल्टे कामुई से फाइट करने का प्लान काफी अच्छे से बना पाऊँ। जिसके बाद इसाक फू से मिलता है और वो उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल के बारे में पता करता है। फू उससे कहता है कि वो लड़की कौन है, उसकी वजह से मेरा टेलीपोर्टेशन सर्कल तो कंप्लीट हो गया है पर मैं काफी नीचा महसूस कर रहा हूँ। इस बंदे को इतनी चिढ़ इसलिए हो रही होती है क्योंकि क्रिम्सन ने उसकी काफी हेल्प की है। जिसके बाद वो रोते हुए ये कहता है कि मेरा वो टेलीपोर्टेशन सर्कल कंप्लीट तो हो चुका है पर मुझे इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा है कि उसे मैंने कंप्लीट नहीं किया। इस तरफ इन चिंकी मिंकी ने स्लाइम को काफी टॉर्चर कर दिया होता है जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और वो इस स्लाइम को रैग्ना को सौंप देती है और स्लाइम बेचारा काफी दुखी है। जैसे ही वो दोनों यहाँ से जाती हैं तो क्रिम्सन यहाँ पर आ जाती है और वो रैग्ना से ये पूछती है कि तुम यहाँ पर दोबारा से क्या कर रहे हो। वो ये कहता है कि मुझे इस जगह पर काफी कंफर्टेबल फील होता है। जिसके बाद वो स्लाइम को क्रिम्सन को दिखाता है पर क्रिम्सन उसे पकड़कर सीधा जमीन में पटक देती है और इससे ये स्लाइम दोबारा से सही हो जाता है। क्रिम्सन ये बताती है कि जब तुम इसे ऐसे पटकते हो तो ये पुरानी सारी बातें भूल जाता है और दोबारा से सही हो जाता है। वो स्लाइम को ऑर्डर देती है कि वो रैग्ना पर नजर रखे और वो भी इसके लिए मान जाता है। जाने से पहले क्रिम्सन रैग्ना को ये बताती है कि कल धूप जाने के बाद फाइट स्टार्ट हो जाएगी तो तुम अपनी पूरी तैयारी कर लेना। और तभी अचानक से प्रिंसेस भी यहाँ पर आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अब ये दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं। प्रिंसेस उससे कहती हैं अगर मैं ड्रैगन से फाइट करती हुई मारी गई तो तुम मेरे लोगों का ख्याल रखना। पर रैग्ना इस चीज के लिए साफ मना कर देता है कि मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन वो रैग्ना पर ऐसा करने का दबाव बनाने का ट्राई करती है और रैग्ना इस बात से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो अपनी सिल्वर लाइन पावर्स को उसकी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। जिसके बाद रैग्ना प्रिंसेस से ये कहता है कि तुम्हें अपने लोगों की रक्षा खुद करनी है और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ऑल्टो जोरा और उसकी 1000 ड्रैगन्स की आर्मी भी हम दोनों के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो ये सुनती हैं तो वो यहाँ से भाग जाती हैं। पर रैग्ना को ये समझ नहीं आता कि अब उसने क्या कर दिया। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा कि वो मुझसे गुस्सा हो गई। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ऑल्टो जोरा अपने ड्रैगन्स को लेकर लीज किंगडम में आ जाता है और वो सारे के सारे इंसानों को जान से मारना शुरू कर देता है और उनके ब्लड को एक ड्रैगन की बॉडी में कलेक्ट कर रहा होता है। लेडी मोनार्क भी ये सारा कुछ एक पोर्टल से चेक कर रही होती है और ये देखकर वो काफी दुखी हो जाती है। जिसके बाद बॉर्गियस लेडी मोनार्क से ये कहता है कि आप जितने भी लोगों को जान से मारने वाली हो तो प्लीज उनका ब्लड मुझे दे देना ताकि मैं उनके ब्लड से अपनी बॉडी को कुछ टाइम के लिए दोबारा से जवान कर पाऊं, जिससे मैं अपने दुश्मनों से फुल पोटेंशियल के साथ फाइट कर पाऊंगा। वोल्टे कामुई काफी खुश होकर ये कहता है
ओह अच्छा, मुझे ये बात समझ आ गई है कि तुम मरने से पहले लेडी मोनार्क के लिए कुछ करना चाहते हो। यहाँ पर ये सारे भी सूरज के ढलने का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसके बाद फाइट शुरू होने वाली है। तभी ऑल्टोज़ोरा यहाँ पर आ जाता है, जो उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। टारा भी उनकी बेस पर अटैक करता है, पर कोई अचानक से उसके अटैक को रोक लेता है और इस अटैक से टारा काफी दूर जाकर गिरता है और जोरा उसे आवाज लगाता है, टारा तुम्हें क्या हुआ? और टारा उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि उसके नीचे गिरने से पहले किसी ने उसे रोक लिया, लेकिन तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। और अब रैग्ना भी टारा के सामने आ जाता है, जिसके हाथ में प्रिंसेस की वही स्वॉर्ड्स होती हैं, जो कि काफी ग्लो कर रही होती हैं। टारा उससे बात करने का ट्राई करता है, पर रैग्ना उस पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से सामने से आ रहा होता है। इससे पहले टारा कुछ कह पाता, रैग्ना उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस तरफ इसाक अपने सारे के सारे सोल्जर्स के साथ ड्रैगन्स के आने का वेट कर रहा होता है, पर तभी अचानक वो देखता है कि सामने से एक इंसान उनकी तरफ आ रहा है और वो काफी दर्द में है। वो ये कहता है कि प्लीज मुझे ड्रैगन से बचा लो। ये सारा कुछ देखकर इसाक और बाकी सब काफी डर जाते हैं, जिसके बाद इसाक को ये बात याद आती है कि क्रिम्सन ने उससे कहा था कि ऑल्टोज़ोरा अपने ड्रग से किसी भी ड्रैगन को या फिर किसी इंसान को बड़ी आराम से कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि तुम हिचकिचाओ मत, इन सभी को जान से मार दो। और अगली पल हम ये देखते हैं कि वो सारे के सारे ह्यूमंस इन सोल्जर्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर ये सोल्जर्स अब भी उन्हें जान से मारने में काफी हिचकिचा रहे होते हैं, क्योंकि ये सारे अब भी इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज होते हैं कि शायद से ये सारे अब भी ह्यूमंस हैं। लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस यहाँ पर आ जाती है, जो कि आते ही इन सारे लोगों को एक ही झटके में जान से मार देती है। जिसके बाद वो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करती है और वो भी इन सारे के सारे ह्यूमंस को मारना शुरू कर देते हैं। जोरा प्रिंसेस की इस बहादुरी को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद हम क्रिम्सन को देखते हैं, जो ये बताती है कि आखिरकार ड्रैगन्स की पावर को किस तरह से मेजर किया जाता है। वो एक्सप्लेन करती है कि जो भी ह्यूमंस ड्रैगन बनने में लंबा टाइम लेते हैं, उनकी पावर्स काफी कमजोर होती है, और जो ह्यूमंस काफी कम टाइम में ड्रैगन्स बन जाते हैं, उनका लेवल काफी खतरनाक होता है। और टारा को भी ड्रैगन बनने में 20 साल लगे थे। तभी क्रिम्सन ये नोटिस करती है कि ऊपर से किसी के लड़ने की आवाजें आ रही हैं, और यहाँ पर रैग्ना और टारा अब भी फाइट कर रहे होते हैं। टारा उससे कहता है कि मेरे पास ड्रैगन की पूरी पावर्स नहीं है, लेकिन मेरे पास मार्शल आर्ट की स्किल्स हैं, जो मुझे तब मिली थी जब मैं इंसान था। अब इन दोनों के बीच में फाइट दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर रैग्ना इसके हाथों को काटने का ट्राई करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जिसके बाद उसे प्रिंसेस की बात याद आती है और वो टारा पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, और बदले में टारा भी उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करता है। चिंकी और मिंकी हवा में उड़ रही होती हैं और ये सारे माहौल का जायजा ले रही होती हैं, और सभी को ये बताती है कि इस तरफ 4000 ड्रैगन्स आ रहे हैं, जो कि आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। प्रिंसेस उनसे कहती है कि उन सभी को आने दो, हम उन्हें देख लेंगे। ऑल्टोज़ोरा भी ये सारा कुछ देख रहा होता है, और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि इन सभी ने इतने कम टाइम में 300 से भी ज्यादा ट्रेन सोल्जर को जान से मार दिया है। लेकिन अब भी इसे टारा की चिंता हो रही होती है, और वो ये कहता है मुझे इसमें काफी मजा आ रहा है। टारा तुम कहाँ पर हो? और वो ये कहता है अरे हाँ, मैं एकदम सही हूँ, घबराओ मत। रैग्ना बेहोश हो चुका है और स्लाइम उसे जगाने का ट्राई कर रहा होता है। ऑल्टोज़ोरा टारा से पूछता है तुम मुझे डराओ मत, बस ये बताओ क्या उस इंसान ने सिल्वर लाइन आर्ट का इस्तेमाल किया? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। ओह अच्छा, तो ये बात है, तो चलो उसे खत्म कर दो। इससे पहले टारा रैग्ना को अपने पैरों से कुचलता रैग्ना यहाँ से हट जाता है, और वो अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से पकड़ लेता है। चलो आओ दोबारा से फाइट करते हैं। अरे ओए बच्चे, फाइट तो कब की खत्म हो चुकी है, और अब मैं तुम्हें अपने लायक ओपोनेंट नहीं मानता। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ ड्रैगन्स को छोड़ देता है, जो कि रैग्ना से फाइट करेंगे। ये बोलने के बाद टारा यहाँ से निकल जाता है, और वो ऑल्टोज़ोरा से ये पता करता है कि अब मुझे क्या करना है। तुम एक काम करो, अब तुम जाओ प्रिंसेस के पास। और इस तरफ इन सारे ड्रैगन्स ने रैग्ना को काफी घायल कर दिया होता है, क्योंकि ये काफी सारे हैं, और उसकी हेल्प करने के लिए ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं, और साथ में ये बुढ़ाऊ भी। तुम सारे यहाँ से चले जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। अबे ओए ढक्कन, अपनी हालत तो देख ले, तेरी हेल्प करने के लिए ही हम सारे यहाँ पर आए हैं, और तू ऐसे बोल रहा है। इससे शिन को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो रैग्ना से ये कहता है तो चलो फिर मैं तुम्हें दोबारा से फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस इन सभी को ये बता रही होती है कि हमें सुपीरियर ड्रैगन से जितना हो सके उतनी कम फाइट करनी है, और हमारा मेन फोकस ये है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। पर शिन उनका ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर देता है, और वो ये कहता है कि मुझे यहाँ से भागना नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन्स को मारना चाहता हूँ। लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम छोटे मोटे ड्रैगन्स को तो जान से मार सकते हो, पर उनका क्या जो सुपीरियर हैं। और शिन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता।
चीफ स्वॉर्ड्समैन भी जाते हुए अपनी पोजीशन शिन को दे जाते हैं। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये पहली बार होता है जब शिन ने रैग्ना को हरा दिया है। ये सारा कुछ देखकर स्लाइम भी पार्टी बदल लेता है और वो ये कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं जाने वाला हूँ इस बोनी के साथ में। और शिन उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम चिंकी मिंकी के पेट हो। अभी ओए ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि टारा कहाँ पर जा रहा है। ये तीनों भी टारा को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और इस तरफ हम ये देखते हैं कि प्रिंसेस और उसके काफी साथियों ने बहुत सारे ड्रैगन्स को जान से मार दिया है, पर इनके ऊपर एक भी खरोच नहीं आई है। यहाँ तक कि इनका टेलीपोर्टेशन सर्कल भी काफी अच्छे से काम कर रहा होता है। पर प्रिंसेस ये सोचती है अब हम यहाँ से काफी आसानी से निकल सकते हैं, पर मैं जाने से पहले जितने हो सके उतने ड्रैगन्स को जान से मारना चाहती हूँ। लेकिन ये सारे इस बात से अनजान होते हैं कि ऑल्टोज़ोरा इन सभी के प्लान के बारे में पहले से ही जानता है, क्योंकि जब वो इंसान था तो वो भी सोलेरियन चर्च का ही एक मेंबर था, जहाँ पर उसे भी ये सिखाया गया था कि ड्रैगन्स को मारने के बाद उनकी एनर्जी से टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाया जा सकता है। यानी कि ऑल्टोज़ोरा इन सभी के प्लान के बारे में काफी अच्छे से जानता है और उसके दिमाग में पक्का कोई न कोई खिचड़ी बन रही है। जिसके बाद वो एक काफी क्रीपी स्माइल करता है, जिसके साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस एनिमे के आगे भी काफी सारे पार्ट्स आने वाले हैं तो अपना सपोर्ट दिखाओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।